आप सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को निबंध लेखन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप निबंध का स्वरूप और निबंध के प्रकार, साथ ही साथ निबंध लेखन कैसे करते हैं उसका उदाहरण के द्वारा समझेंगे उसको। तो सबसे पहले हम आते हैं निबंध का स्वरूप और प्रकार में। निबंध शब्द का अर्थ अगर हम जानने का कोशिश करते हैं तो यह दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है नीह और दूसरा है बंध। नीह का है विशेष रूप से और बंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात इसमें सुंदर ढंग से बंधे होने या गठित होने का अर्थ निहित है। इस प्रकार निबंध किसी एक विषय पर लिखी गई लघु आकार की सुगठित रचना होती है। तो निबंध जो है किसी एक विषय पर, किसी भी विषय पर हम इसे लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे क्रमबद्धता, अर्थात क्रमवार इसको लिखा जाता है, तथा विषय से संबद्ध विभिन्न बिंदुओं का विस्तार इसमें किया जाता है। तो इसमें एक तो क्रमबद्धता होती है और दूसरा जो विषय में हम निबंध लिखते हैं उसी विषय से उसका जो हम जब विस्तार करते हैं तो उसी से संबंधित रहता है, उसी के बारे में होता है। तो विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में भी चिंतन के जो बिंदु है ये हम इसमें डाल सकते हैं। उनका पक्ष अथवा विपक्ष अर्थात लाभ या हानि भी डाल सकते हैं। उन पर हम जो निबंध लेखक के जो विचार है ये महत्वपूर्ण है, अर्थात जो निबंध लिख रहा है उनके विचार ज़्यादा इस पर लागू होते हैं, क्योंकि निबंध है ना, ये विशेष प्रकार के बंधन में बंधा तो हुआ होता है, लेकिन इसमें जो निबंध लेखक है अपने विचार के हिसाब से उसको लिखता है। अर्थात निबंध लेखन की शैली निजी होती है तथा इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निबंध में निजता की छाप होती है। मुख्य रूप से दोस्तों निबंध दो प्रकार से स्वीकार किए गए हैं। पहला है विषय प्रधान अथवा विचारात्मक निबंध। विषय प्रधान अर्थात इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है विषयी प्रधान अर्थात भावात्मक या ललित निबंध। विषयी प्रधान मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। तो विषयी प्रधान निबंध को हम भावात्मक या ललित निबंध के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विषय प्रधान निबंध को। विषय प्रधान निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। इसमें हम जो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं वो क्या है, विचारों को देते हैं। और विषयी या भाव प्रधान निबंधों में हम भावों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ जो प्रधान शब्द है यह जो है वह ध्यान देने योग्य है। कोई भी निबंधकार न तो केवल विचारों के आधार पर निबंध की रचना करता है और न केवल भावों के आधार पर ही, अर्थात किसी भी निबंध में केवल और केवल विचारों की प्रमुखता या केवल और केवल भावों की प्रमुखता नहीं होती है। वह जो निबंधकार होता है वह विचारों और भावों को एक साथ लेकर चलता है, पर कभी कभी उसके लेखन में विचारों की प्रधानता अधिक हो जाती है और कभी भावों की प्रधानता अधिक हो जाती है। तो जिसकी प्रधानता ज़्यादा हो जाती है उसी प्रकार का हम उसको निबंध मान लेते हैं। जब निबंध में चिंतन या विचारों की प्रधानता रहती है तो उसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंधों में क्रमबद्ध चिंतन के द्वारा निबंधकार पाठकों तक अपनी बात को पहुंचाता है। भावात्मक या ललित निबंधों में हृदय के आवेग या भावों की प्रधानता होती है। जो निबंध लेखक होता है वह भाव आवेग में बह जाता है और पाठक के साथ निजता स्थापित कर लेता है। इस प्रकार के लेखन में कई बार विचारों की क्रमबद्धता की भी चिंता नहीं की जाती। निबंधकार अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए
बीच बीच में अन्य जानकारियाँ भी देता चलता है और प्राचीन साहित्य के उद्धरण भी वह देता जाता है। तो वह भावना के प्रवाह में बह जाता है और उसे जो बात कौंधती जाती है उसका समावेश वह अपने निबंधों में करता जाता है। तो इस प्रकार के भावात्मक निबंध सभी व्यक्ति नहीं लिख पाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको लिखने वाले कोई कवि हृदय ही इस प्रकार के निबंधों में सफलता प्राप्त करता है। इन्हें ललित या व्यक्ति व्यंजक निबंध भी हम कहते हैं। तो जहाँ तक सामान्य कोटि के विचारात्मक निबंधों का प्रश्न आता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वह थोड़े से प्रयत्न करके और थोड़ा से अभ्यास करके इस कोटि के निबंधों की रचना कर सकता है। इस प्रकार के जो विचारात्मक निबंध होते हैं इसमें सोच समझ की आवश्यकता होती है। विचारात्मक निबंधों में क्रमबद्धता का ध्यान रखकर केंद्रीय बिंदु का विस्तार किया जाता है और ऐसे निबंधों के लेखन में विषय से संबद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी उपयोगी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यहाँ हम अपनी दृष्टि विचारात्मक निबंधों तक सीमित रखेंगे और इस प्रकार के निबंधों की लेखन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर उनके लिखने का हम इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों निबंध लेखन की प्रक्रिया, अर्थात निबंध लिखा कैसे जाता है, इसको हम देखेंगे। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि निबंध पर निबंध लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है और हर निबंध लेखक अपने ढंग से निबंध लिख सकता है। अतः इसके लेखन की विधि को हम इसकी नियमों को चार दीवारी में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता। फिर भी आपकी सुविधा के लिए इसकी जो प्रक्रिया है इसको हम संक्षेप में यहाँ पे समझा रहे हैं। दोस्तों, निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। विषय अनंत हो सकते हैं और इनमें से कोई भी विषय चुनने के लिए निबंध लेखक स्वतंत्र है। निबंध लिखने के लिए आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप स्वयं निबंध लिख सकते हैं। आपको अपनी योग्यता और विचार शक्ति पर भरोसा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा निबंध लिख सकेंगे। आप जीवन में जो कुछ देखते हैं या आपके जीवन में जो घटनाएं घटती है उनमें से किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं निबंध लिखने के पूर्व हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो निबंध लिखने के पूर्व यदि उसकी एक संक्षिप्त सी रूपरेखा बना ली जाए तो उससे निबंध लेखन में सुविधा रहती है। किसी भी निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है भूमिका, दूसरा भाग है मुख्य भाग, इसको हम केंद्रीय कथ्य कहते हैं, और तीसरा भाग है उपसंहार। तो भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा है मुख्य भाग या केंद्रीय कथ्य और तीसरा है उपसंहार। यही 3 भाग होते हैं निबंध में। अब हम देखते हैं कि जो रूपरेखा है इसको बनाते समय निबंध के मुख्य भाग अर्थात जो केंद्रीय भाग होता है इसके अनेक बिंदु हम दे सकते हैं। तो विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में जितने भी चिंतन बिंदु हो सकते हों, रूपरेखा बनाते समय उन्हें अलग अलग लिख लेना चाहिए और लेखन के समय प्रत्येक बिंदु का प्रायः बिना शीर्षक दिए विस्तार करना चाहिए। आइए अब हम एक उदाहरण के द्वारा निबंध लेखन की प्रक्रिया को समझें। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा निबंध कैसे लिखा जाता है इसको हम देखेंगे दोस्तों। तो संभवतः आप प्रतिदिन दूरदर्शन देखते होंगे। यदि आप प्रतिदिन दूरदर्शन न भी देखते होंगे तो भी कभी न कभी आपने दूरदर्शन पर कुछ कार्यक्रम अवश्य देखे होंगे। मान लीजिए आपको भारत में दूरदर्शन का महत्व इस विषय पर निबंध को लिखना है, तो सबसे पहले आप इसकी रूपरेखा बना लीजिए। तो रूपरेखा बनाते समय हम सबसे पहले देखेंगे भूमिका।
भूमिका और उपसंहार के बीच में निबंध का क्या आता है, मुख्य भाग। तो जो मुख्य भाग है इसके विभिन्न पहलुओं को आप रूपरेखा में रख सकते हैं। चिंतन या विचार करने पर आपके मस्तिष्क में तुरंत यह बात कौंधती है कि इसमें दूरदर्शन के लाभों की चर्चा भी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह दूरदर्शन का पहला महत्व मनोरंजन की दृष्टि से, फिर ज्ञानवर्धन की दृष्टि से, साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार, सरकारी नीतियों के प्रचार प्रसार, व्यापार वृद्धि में सहायता आदि की दृष्टि से भी इसका महत्व है। तो इन सब बिंदुओं का उल्लेख निश्चय ही आप अपनी रूपरेखा में करना चाहेंगे। इन विचार बिंदुओं के कुछ उप बिंदु भी हो सकते हैं। मसलन ज्ञानवर्धन की दृष्टि से दूरदर्शन के लाभों की चर्चा करते समय आप प्रमुख घटनाओं, महापुरुषों, पशु पक्षियों, वैज्ञानिक आविष्कारों, साथ ही प्रश्न मंचों आदि की चर्चा भी करना चाहेंगे। तो लाभों के साथ साथ इसकी हानियां पर भी कुछ बिंदु हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, लीजिए भारत में दूरदर्शन का महत्व की रूपरेखा तैयार हो जाती है और इसे आप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो नीचे मैंने लिखकर इसको बता दिया है। जैसे हमारा निबंध है भारत में दूरदर्शन का महत्व, तो रूपरेखा सबसे पहले हम बनाएंगे। पहला है क, भूमिका, ठीक है। उसके बाद ख, जो कि मध्य बिंदु होता है, दूरदर्शन का महत्व, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब दूरदर्शन के महत्व को हम अलग प्रकार से हम पॉइंट के माध्यम से, नंबर के माध्यम से रूपरेखा में रख सकते हैं। जैसे मनोरंजन की दृष्टि से, दूसरा ज्ञानवर्धन की दृष्टि से। अब ज्ञानवर्धन की दृष्टि से प्रमुख घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं, पशु पक्षी जगत, अंतरिक्ष, सागर आदि के अज्ञात रहस्यों की जानकारी, विज्ञान विषयक जानकारी, प्रश्नावली, प्रश्न मंच आदि के द्वारा ज्ञानवर्धन। इस तरह से ये जो उप बिंदु है इसको भी हम इसमें रख सकते हैं। तीसरा दूरदर्शन का महत्व है शिक्षा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से। तो इस दृष्टि से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चौथा है शासकीय नीतियों के प्रचार प्रसार की दृष्टि से। पांचवा है व्यापारिक दृष्टि से। तो इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम दूरदर्शन के महत्व को दे देंगे। उसके बाद हमारा जो है चौथा है जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा दूरदर्शन की सीमाएं। क्योंकि हमने इसके लाभों को भी देख लिया, तो हम इसकी हानि के साथ अर्थात इनकी सीमाओं को भी ध्यान में रखेंगे और उसको बताना आवश्यक समझेंगे। उसके बाद हम आखिरी बिंदु पर आ जाएंगे जो है उपसंहार। तो इस तरह से हमने दूरदर्शन जो हमारा निबंध है ना, इसका हमने रूपरेखा निकाल लिया भारत में दूरदर्शन के महत्व निबंध पर। तो इस जो रूपरेखा हमने बनाया है, इस रूपरेखा से स्पष्ट है कि निबंध का मुख्य भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें केंद्रीय बिंदु अथवा कथ्य का अनेक दृष्टियों से विस्तार किया जाता है। पल्लवन का उपयोग करते हुए आप इन चिंतन बिंदुओं का सहज ही विस्तार कर सकते हैं। तो दोस्तों, पल्लवन अर्थात पल्लवित करना, व्याख्यायित करना। तो अगर पल्लवन कैसे करते हैं आपको पता नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पल्लवन कैसे किया जाता है। मैंने पृथक से वीडियो बना रखा है पल्लवन कैसे करें इसके ऊपर। तो पल्लवन के द्वारा हम व्याख्यायित कर सकते हैं बिंदुओं को। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आपको विषय की भूमिका लिखनी है। तो भूमिका हम कैसे लिखेंगे, ये बातें हमें समझ लेनी चाहिए। भूमिका लेखन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। कुछ निबंधकार भूमिका का प्रारंभ काव्यात्मक पंक्तियों से करते हैं, तो कुछ निबंधकार जो है वह प्रारंभ में विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में निबंध का प्रारंभ आकर्षक ढंग से होना चाहिए, क्योंकि आकर्षण प्रारंभ जो होता है वह पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप जैसे देख रहे हैं भारत में दूरदर्शन का महत्व, तो इसकी भूमिका लिखते समय वर्तमान काल में विज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए
इसे दूरदर्शन से हम जोड़ सकते हैं। इस विषय की भूमिका यूँ तो हर लेखक अपने ढंग से लिख सकता है, पर इसका एक यह रूप भी हो सकता है। तो हमने इसकी भूमिका लिख के बताई है। जैसे आज विज्ञान का युग है, चारों ओर वैज्ञानिक आविष्कारों की दुदुम्भी बज रही है। विज्ञान ने जहाँ समय और दूरी पर विजय पाई है, वहीं मनुष्य के जीवन को सुख सुविधा संपन्न भी बनाया है। मानव जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ विज्ञान ने प्रवेश न किया हो। आज के व्यस्त जीवन में मनुष्य के पास मनोरंजन के लिए भी समय नहीं है। उसे ऐसे साधन की आवश्यकता थी जो घर बैठे उसका मनोरंजन कर सके। दूरदर्शन के आविष्कार से विज्ञान ने मनुष्य की इसी आवश्यकता की पूर्ति की है। तो इस प्रकार हम भूमिका में सीधे साधे मुख्य विषय से जुड़ती हुई बातें रख सकते हैं, और ऐसी भूमिका का कोई अर्थ नहीं जो अनावश्यक बातों में उलझ कर रह जाए और मुख्य विषय से न जुड़े। अब दोस्तों, भूमिका के बाद निबंध के मुख्य भाग का उल्लेख करना होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि निबंध के इस भाग में केंद्र का विस्तार करना होता है। केंद्र का विस्तार करने के लिए विभिन्न चिंतन बिंदुओं पर उनके महत्व के अनुसार एक या दो परिच्छेद हम इसके लिख सकते हैं। यह आवश्यक है कि इन अनुच्छेदों में व्यक्त विचार तर्क सम्मत और स्वाभाविक होने चाहिए, ठीक है, तथा उनका क्रमबद्ध विकास हुआ हो। चूँकि यह निबंध का मुख्य भाग है, अतः यहाँ विषय के विभिन्न पहलुओं के पल्लवन की आवश्यकता होती है। महत्व के अनुसार जो बात पहले आनी चाहिए उसे पहले लिखना चाहिए। निबंध के इस भाग में विषय के पक्ष में पड़ने वाले तर्क हम पहले लिख देते हैं। तो इस तरह से हम पहले तर्क को, फिर उसके पक्ष में आने वाले तर्क को पहले लिखते हैं, उसके बाद विपक्ष में आने वाले तर्कों की चर्चा हम अंत में तर्कसंगत ढंग से करते हैं। तो अब आप जो निबंध लिख रहे थे उसके मध्य भाग के एक दो बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। मान लीजिए आप मनोरंजन की दृष्टि से दूरदर्शन जो है इसके महत्व को मनोरंजन की दृष्टि से व्याख्यायित करना चाहते हैं। तो मनोरंजन की दृष्टि से हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूँ। तो देखते हैं दूरदर्शन मनोरंजन की दृष्टि से इसका महत्व। दूरदर्शन मनोरंजन का सस्ता और सशक्त साधन है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में मनोरंजन का बहुत ध्यान रखा जाता है। प्रतिदिन कुछ कार्यक्रम ऐसे अवश्य होते हैं जो जनता के मन को मोह लेते हैं और जिनका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। प्रति सप्ताह हिंदी फीचर फिल्म, प्रादेशिक फिल्म, चित्रहार, चित्रमाला, नाटक, प्रहसन आदि के जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रदर्शित किए जाते हैं, उनके द्वारा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन की दृष्टि से प्रदर्शित अनेक कार्यक्रम केवल मनोरंजन ही नहीं करते, शिक्षाप्रद भी होते हैं। मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन, सूचना और शिक्षा दूरदर्शन की विशेषताएं हैं। तो इन दिनों धारावाहिक के रूप से प्रदर्शित महाभारत और जो रामायण है, इसका उपयुक्त दृष्टि से विशेष महत्व है। तो ऊपर के उदाहरण में आपने देखा कि किस प्रकार भूमिका से चिंतन के अगले बिंदु को जोड़कर निबंध का विकास किया गया है। इसी प्रकार चिंतन बिंदुओं को जोड़कर उन्हें सिलसिलेवार लिखकर आप निबंध के मध्य या मुख्य भाग को पूरा कर सकते हैं। ऊपर हमने मनोरंजन की दृष्टि से दूरदर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला है और अनुच्छेद के अंत में ज्ञानवर्धन और शिक्षा की चर्चा भी हम कर दिए हैं। अब आप शेष विचार बिंदु का इस प्रकार पल्लवन कर दीजिए, न तो क्रम भंग हो और न ही चिंतन के प्रवाह में कोई बाधा ही पड़े। अर्थात हमने अनुच्छेद के अंत में ज्ञानवर्धन और शिक्षा की चर्चा करके ज्ञानवर्धन की दृष्टि से दूरदर्शन के महत्व की हमने क्या कर दी है, यहाँ पे एक संकेत कर दिया है। अब आप अगले बिंदु में ज्ञानवर्धन की दृष्टि से दूरदर्शन के महत्व को लिख सकते हैं।
ठीक है। तो निबंध के अंत में हम आते हैं। निबंध का अंत आकर्षक ढंग से होना चाहिए। उपसंहार का अनुच्छेद मुख्य विषय से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे इस प्रकार लिखना चाहिए कि उसके बाद कुछ और लिखने की आवश्यकता न रह जाए। अब कैसे लिखें कि आवश्यकता न रह जाए? तो प्रत्येक निबंधकार की अपनी इसमें शैली होती है, अतः निबंध की समाप्ति का ढंग भी निजी होता है। कुछ निबंध लेखक किसी उद्धरण से निबंध की समाप्ति करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कुछ किसी सुझाव वाक्य से, कुछ अन्य चेतावनी वाक्य से, तो कभी कभी निबंध का अंत कुछ प्रश्न वाक्यों से और उनके संक्षिप्त उत्तर से भी कर दिया जाता है। तो आप जो हैं इनमें से किसी भी प्रकार के निबंध का उपसंहार क्यों न करें, वह ऐसा अवश्य हो कि उससे चुने हुए विषय का वास्तविक महत्व हो और उसकी उपयोगिता को भी रेखांकित हो सके। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने विषय अर्थात दूरदर्शन का महत्व का उपसंहार इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने उपसंहार करके बताया है, दूरदर्शन निश्चय ही मनोरंजन और शिक्षा का सशक्त माध्यम है। किसी सिद्धांत अथवा विचारधारा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी इसकी उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पर मूल प्रश्न यह है कि भारत जैसे निर्धन और विकासशील देश में वास्तव में इसकी कितनी उपयोगिता है? क्या इस देश के निर्धन ग्रामीण इसे खरीदने की स्थिति में हैं? यदि नहीं तो इसका लाभ उन्हें कैसे मिलेगा? तो जब तक इन प्रश्नों का उत्तर अर्थात तर्क संगत और व्यवहारिक समाधान नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक इस देश में दूरदर्शन का लाभ एक सीमित वर्ग को ही मिल सकेगा और यहीं इसके महत्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने उपसंहार दे दिया। तो आप देख चुके हैं कि निबंध लेखन में अपने विचारों का क्रमिक विकास करते हुए उपसंहार तक पहुंचा जाता है और इसी के साथ निबंध समाप्त हो जाता है। निबंध की समाप्ति के बाद उसे एक बार फिर पढ़ लेना उपयोगी रहता है, ताकि इसमें अगर कोई मात्रात्मक त्रुटि हो जाए या विवेचना में कुछ त्रुटि हो जाए तो इसको हम सही कर लें। तो इससे उसमें रह जाने वाली भूलों को हम सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने निबंध का लेखन कैसे किया जाए इसको उदाहरण के द्वारा समझाया। निश्चय ही अब आप निबंध लिख सकेंगे, आपको समझ आ गया होगा कि निबंध को हम कैसे लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।